साफ अमेरिका और इजराइल की जंग के बीच सीज फायर से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान के पास सिर्फ 3 से 5 दिन का वक्त है और इस दौरान ईरान को अपने अंदरूनी मतभेद खत्म कर एकजुट प्रस्ताव लाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंगलवार को बढ़ाया गया सीज फायर खत्म हो जाएगा। तो वहीं अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये मोहलत खुली नहीं है, यानी कि अब जो है अब कड़ा प्रहार किया जाएगा। और ईरान ने अमेरिका को लेकर बेहद साफ और सख्त रुख अपना लिया है। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दो टूक कहा है कि जब तक अमेरिका ईरान की समुद्री नाकेबंदी खत्म नहीं करता तब तक दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग को दोबारा खोलना मुमकिन नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि सैन्य दबाव या बुलिंग से ईरान झुकने वाला नहीं। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने एक्स पर लिखा कि ईरान हमेशा संवाद और समझौते का समर्थक रहा है, लेकिन घेराबंदी और धमकियां असली बातचीत से नहीं हो सकती। ये सबसे बड़ी रुकावट है। अब इस बीच ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अपनी नौसैनिक ताकत की सैटेलाइट इमेज जारी की है। इन तस्वीरों में IRGC की 33 फास्ट अटैक नेवी गश्ती बोट्स एक साथ तेज रफ्तार में गश्त करते हुए अपने अभियान से लौटती हुई दिखाई दे रही हैं। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी के मुताबिक इन तस्वीरों के जरिए IRGC ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की नौसेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। ईरान का कहना है कि उसकी नौसेना पूरी तरीके से एक्टिव है। ये तस्वीरें आप देखिए। वहीं ईरान ने गल्फ से बाहर निकल रहे कंटेनर जहाजों को जब्त करने का दावा किया है। ईरानी मीडिया तस्नीम के मुताबिक IRGC ने समुद्री नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 कंटेनर जहाजों को जब्त कर ईरानी तट पर ले जाया गया। सैटेलाइट तस्वीरों में MSC फ्रांसिस्को और एपामिनोडिस नाम के ये 2 जहाज दिखाई दे रहे हैं और इन तस्वीरों की पुष्टि शिप ट्रैकिंग डेटा से भी की गई। इन्हीं जहाजों को कब्जे में लेने का ईरान की तरफ से दावा किया गया है। वहीं ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल के जहाजों पर भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों को गन बोट से दहलाकर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ईरान का अगला टारगेट अब खाड़ी देशों का डिजिटल नेटवर्क बताया जा रहा है। ईरानी मीडिया पर्शियन गल्फ की एक रिपोर्ट के मुताबिक समुद्र के अंदर बिछी इंटरनेट केबल्स को ईरान निशाना बनाने की तैयारी में है। तो इधर अमेरिका इजराइल ने रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ जनरल वाहिदी को सबसे बड़ा टारगेट बना लिया है। ईरान में ट्रंप का युद्ध जिस कमांडर से है उसका चेहरा सामने आ गया है। नेतन्याहू को ईरान में जिस जनरल से निपटना है उसका पता लग गया है। ईरान का वॉर कमांडर उस धुरंधर का भी बॉस है जिसके लिए खूंखार कुद्स लड़ा के मर मिटते हैं। ये नाम है मेजर जनरल अहमद वहीदी। उनका ओहदा ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बॉस का है। वो अमेरिका इजराइल युद्ध के वॉर कमांडर के तौर पर कुख्यात हो गए हैं, जिसने ट्रंप की धड़कनें बढ़ा रखी है, जिसने नेतन्याहू की टेंशन दोगुनी कर दी है, जिसने खाड़ी देशों की वजीहत कर डाली है, जिसने अमेरिका से समझौता नहीं युद्ध को चुना। ये वही कमांडर है, ईरान का सुपर लड़ाका अहमद वहीदी। इसी के इशारे पर यह युद्ध दोबारा शुरू हुआ है। कमांडर वहीदी ने इस्लामाबाद में जनरल मुनीर को राह ताकने पर मजबूर कर दिया। कमांडर वहीदी ने ट्रंप को सीज फायर बढ़ाने के लिए बेबस किया है। कमांडर वहीदी तय कर रहे हैं कि जंग कहां तक की जाएगी। उन्होंने ऑर्डर दे रखा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से अमेरिका को खदेड़ भगाने तक हमला होगा। वहीदी ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज़ में जो आए उसे तबाह करना है। ट्रंप के नए डील ऑफर के बाद भी कमांडर वहीदी का गुस्सा शांत नहीं हुआ है और इस वजह से हॉर्मुज़ तेल गलियारे में ईरान ने बड़ा एक्शन ले लिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी लड़ाकों ने 2 जहाजों पर हमला कर दिया। ब्रिटिश रॉयल नेवी के मुताबिक 22 अप्रैल को हॉर्मुज़ में ईरान ने 3 जहाजों पर हमला किया।
इसके साथ ही ईरान ने ओमान तट पर एक जहाज को गनबोट से धुआं कर दिया। ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हॉर्मुज से ट्रंप नाकाबंदी हटाएं, ईरान की बनाई शर्तों पर हामी भरें, फिर ईरान समझौते पर सोचेगा। अगर इस बीच अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमले की गलती की तो फिर बदला किस तरह से लिया जाएगा, अब जरा ये भी सुन लीजिए। سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پی تهدیدهای مکرر رئیس جمهور امریکا و فرماندهان ارتش متجاوز و تروریست این کشور با تأکید بر آمادگی کامل هشدار داد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت تجاوز و هر گونه اقدام علیه ایران اسلامی بلافاصله به اهداف از پیش تعیین شده قدرتمندانه هجوم می‌آورند و به امریکای متجاوز و رژیم کودککش صهیونیستی شدیدتر از قبل درس عبرت دیگری خواهند داد. अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद हॉर्मुज में ईरान पूरी तरह से हावी है। ईरान के लड़ाकों ने हॉर्मुज में जिन 2 जहाजों को जब्त किया उसकी डिटेल भी रिलीज की है, साथ ही इनको कब्जे में लेने की एनिमेशन फिल्म भी दिखाई है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स नेवी ने बताया कि MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोनिंडास नाम के 2 जहाजों को पकड़ा गया क्योंकि इन जहाजों ने बिना जरूरी परमिट के हॉर्मुज में घुसकर सिक्योरिटी ब्रीच की है। ईरान ने आरोप लगाया कि इन जहाजों ने नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की थी। वहीं ओमान से 15 नॉटिकल मील दूर उत्तर पूर्व में लाइबेरिया के झंडे लगे जहाज को ईरान ने गनबोट से दहला दिया। यानी लड़ाई फिर से छिड़ गई है। यूनाइटेड नेशन में ईरान के दूत अमित सईद इरावनी ने धमकी दी कि जब तक ट्रंप के जंगी जहाज ईरान के करीब मंडराते रहेंगे ये युद्ध नहीं रुकेगा। Will it start again? We hope so. We don't know. We are ready for that. It depends to the United States. If they broke the blockade, I think that the next round of the negotiation will take place. और इस बीच वॉशिंगटन पोस्ट के एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में बारूदी सुरंगें हटाने पर बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अमेरिकी सेना के मुताबिक हॉर्मुज से बारूदी सुरंगें हटाने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है और ये जानकारी सांसदों के लिए हुई एक गोपनीय ब्रीफिंग में दी गई। पेंटागन ने साफ किया कि जब तक अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध पूरी तरीके से खत्म नहीं होता तब तक बारूदी सुरंगें हटाने का कोई भी अभियान शुरू होने की संभावना नहीं है। और भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में साफ कहा है कि जब तक हॉर्मुज की समुद्री नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत संभव नहीं है। इलाही ने दावा किया कि ट्रंप को मजबूरी में सीज फायर बढ़ाना पड़ा क्योंकि अमेरिका युद्ध जारी रखने की स्थिति में नहीं था। उन्होंने कहा कि ईरान बातचीत से भाग नहीं रहा, लेकिन ये बातचीत सिर्फ ईरान की 10 सूत्रीय योजना के आधार पर ही होगी। तो वहीं अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप का दावा है कि उन्हें ब्लॉकेड से ईरान आर्थिक से टूट रहा है, उनकी कमर टूट रही है और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। तो वहीं ईरान ने दावों को खारिज करते हुए 2 के बदले 3 जहाज कब्जे में ले लिए हैं। इधर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके लगाए ब्लॉकेड से ईरान कंगाल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ईरान आर्थिक रूप से ठहर चुका है। ईरान इसीलिए डील के लिए गिड़गिड़ा रहा है। ट्रंप ने यह भी बताया कि ईरान को हर दिन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। हालांकि ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाकर ईरान ने 2 के बदले 3 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने ईरान के ये 2 जहाज कब्जे में ले रखे हैं। एक है तौस्का और दूसरा MT तिफानी। ईरान ने धमकी दी कि हॉर्मुज स्ट्रेट इजराइल के लिए पूरी तरह बैन है। मतलब ईरान और ओमान के बीच 167 किलोमीटर लंबा 40 किलोमीटर चौड़ा हॉर्मुज तेल गलियारा युद्ध का एपिसेंटर बन गया है। कमांडर वाहिदी का प्लान ट्रंप को हॉर्मुज फ्रंट पर फंसाए रखना है, जिससे से ज्यादा समय का इस्तेमाल हथियारों को जुटाने में किया जाए।
तेहरान में मिसाइलों की परेड निकालकर ईरान ने ये जता दिया कि उसके रॉकेट गोदाम पहले से कहीं ज्यादा भरे हुए हैं। इस बीच सीज फायर एक्सटेंशन बढ़ाने के पीछे भी अमेरिका की दलील सामने आई है। अमेरिकी न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि ट्रंप ने ईरान में अंदरूनी गुटबाजी खत्म करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि IRGC के बड़े कमांडरों की मिलिट्री काउंसिल सब कंट्रोल कर रही है। खामनेई ऊपर जरूर हैं, लेकिन उन तक पहुंच के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप इस वक्त IRGC और उसकी मिलिट्री काउंसिल पर निर्भर है। सवाल ऐसे में ये है, क्या फैसले IRGC या जनरल अहमद वहीदी ले रहे हैं? कालीबाफ से लेकर अराकची तक सब सीज फायर पर वही रुख आगे कर रहे हैं जो वाया IRGC उन तक पहुंच रहा है। जनरल वाहिदी का दबदबा ईरान में आज से नहीं है। वो अली खामनेई के भरोसेमंद हैं। उन्हें कमांडर सुलेमानी का खास कहा जाता है। ईरान के इस वॉर कमांडर ने बड़ी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई है। जनरल वाहिदी इब्राहिम रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान के गृह मंत्री थे। महमूद अहमदी नेजाद के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान वाहिदी रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। जनरल अहमद वाहिदी पहले कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। वो भी कासिम सुलेमानी की इस एलिट यूनिट के कमान संभालने के पहले की बात है। अर्जेंटीना में 1994 में हुए AMIA बम धमाके के मामले में भी इंटरपोल ने वाहिदी को वांटेड करार दिया था। जनरल वाहिदी की सोच सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मेल खाती है। वाहिदी अमेरिका और इजराइल से समझौते के सख्त खिलाफ बताए जाते हैं। हॉर्मुज पर उनकी बनाई शर्तें ये बता रही है कि ट्रंप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, युद्ध रुकने वाला नहीं है। ईरान की संसद ने हॉर्मुज पर कंट्रोल के लिए 12 पॉइंट का एक बिल तैयार किया है। संसद से मुहर लगने के बाद ईरान कानूनन तरीके से हॉर्मुज पर कंट्रोल कर सकेगा। ईरान के नए बिल से सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और उसके करीबी देशों को होगा, जिसमें ग्रीस, UAE, सोमालीलैंड भी शामिल है। मेहर न्यूज के मुताबिक ईरान ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें हॉर्मुज को अपना हिस्सा बताया है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि जिन देशों ने जंग में अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है उनके जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। इजराइल के दोस्त देश को अपने जहाज ले जाने के लिए ईरान की सर्वोच्च परिषद से इजाजत लेनी होगी। जब इजराइल पर संकट आएगा तो अमेरिका कहां चुप रहेगा? जाहिर है ट्रंप युद्ध से दूर नहीं रह सकते। कम से कम जनरल वाहिदी के वॉर कमांडर रहते, अमेरिका इजराइल को बराबर टक्कर मिलने की गारंटी दी गई है। वॉर टस्का एनालिटिकल फर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक हॉर्मुज में अमेरिका की नाकेबंदी के बावजूद ईरान से जुड़े कम से कम 34 टैंकर्स निकलने में कामयाब रहे और इन टैंकर्स में कई ऐसे हैं जो कच्चा तेल लेकर जा रहे थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ये टैंकर ईरान से बाहर निकल गए। ये जानकारी ऐसे वक्त में सामने आई जब हॉर्मुज और गल्फ इलाके में समुद्री तनाव लगातार बढ़ा हुआ है और तेल सप्लाई पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां कम से कम 34 टैंकर्स इस नाकेबंदी के बीच से बाहर निकल आए। और ईरान में सत्ता का संतुलन तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। यूरो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी कि IRGC ने देश की सत्ता पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत कर ली है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि IRGC कमांडर अहमद वाहिदी अब ईरान में फैसलों के केंद्र में है और सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई के साथ मिलकर अहम सैन्य और राजनीतिक निर्णय ले रहे हैं। संसद स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ और विदेश मंत्री आरागाची भी IRGC की मंजूरी के बिना बड़े फैसले नहीं ले पा रहे। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आई जहां ईरान में सत्ता का जो संतुलन है वो तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उधर इजराइल और हिजबुल्लाह में सीज फायर लागू होने से पहले इजरायली सेना ने लेबनान में बहुत बड़ा सैन्य अभियान चलाया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक IDF सैनिकों ने लेबनान के दिब्बिन इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। यह इलाका इजरायली सीमा से करीब 12 किलोमीटर अंदर बताया गया और कुछ ही घंटों के अंदर 70 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए गए और 20 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया गया। तो वहीं IDF के मुताबिक ये कार्रवाई जमीन पर आमने सामने की लड़ाई और हवाई हमलों के जरिए की गई। तो उधर अमेरिका से बातचीत पर ईरान ने अब शर्त रख दी है। जब तक हॉर्मुज में US नाकेबंदी नहीं हटेगी, ईरान बातचीत में शामिल नहीं होगा।
लेकिन नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहरा दिया है कि इजराइल सभी मोर्चों पर तब तक युद्ध करेगा जब तक दुश्मन सरेंडर ना कर दे। तो वहीं लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 कमांडर्स को ढेर करने का दावा किया है। तो इजराइल के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने पलटवार की भी धमकी अब दे दी है। जंग नहीं रुकेगी। नेतन्याहू ने अपने मिशन का विस्तार कर दिया है। नेतन्याहू तब भी नहीं रुके थे जब लेबनान में सीज फायर का ऐलान किया गया। अब वो ईरान के खिलाफ भी सबसे बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। לציר האיראני. עוד לא סיימנו את המלאכה, אבל העולם כבר מכיר. नेतन्याहू की चाल ढाल सब बदल गई है। वो जश्न के कार्यक्रम में भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंच रहे हैं। ये नेतन्याहू के अंदर का डर है या युद्ध का नया संकल्प? लेबनान की जमीन आग से धधक रही है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके मारे जा रहे हैं और साउथ लेबनान में इजराइल ने बफर जोन बना दिया है। 40 दिन बाद ट्रंप महायुद्ध और सीज फायर के बीच उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू का इरादा एकदम क्लियर है। कामयाबी लेकिन अब भी कोसों दूर है। लेबनान में तबाही साफ साफ दिखाई दे रही है। गाजा में साइलेंट ऑपरेशन ऑन है। तुर्की नया टारगेट बन गया है। हॉर्मुज जंग के बीच सबसे बड़ी पहेली बन गई है। लेकिन इस जंग में चीन अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। ट्रंप जंग में उलझी हुई बातें कर रहे हैं। कभी युद्ध की बातें करते हैं, कभी पीस टॉक, कभी सीज फायर की तारीख बढ़ा देते हैं, जबकि नेतन्याहू लेबनान से लेकर तुर्की और ईरान तक महायुद्ध करने के लिए तैयार हैं। את האיום המיידי הזה הסרנו, ואנחנו נמשיך ללחום בכל כוחנו במדינות הטרור, וכמובן גם באנשי הטרור, שפוגעים בכוונה תחילה בחפים מפשע. नेतन्याहू को लेबनान में युद्ध लड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। ईरान से जंग लड़ने से भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, हमने तो ईरान से परमाणु खतरे को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया है। तो क्या वो 3 मोर्चे पर बिना रोक टोक के सबसे बड़ा युद्ध करना चाहते हैं? और इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई, जहां आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप देखा गया। इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह पर रॉकेट हमले का आरोप लगाया, जबकि उत्तरी इजराइल में एक ड्रोन को मार गिराया गया। इसके साथ ही उत्तरी इजराइल में सायरन की आवाजें भी सुनाई दी। ये बड़ी जानकारी सामने आई। सीजफायर के बीच में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीजफायर से जुड़ी एक बड़ी जानकारी, जहां आईडीएफ का हिजबुल्लाह पर सीजफायर उल्लंघन का आरोप देखा गया। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू इस बार अलग अंदाज में दिखाई दिए। नेतन्याहू काले जैकेट और बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने हुए नजर आए, जिससे सवाल उठे कि उनका अगला मिशन क्या है। इसी बीच अमेरिका के साथ मिलकर कार्रवाई और ईरान पर हमलों को लेकर तनाव बढ़ चुका है, जबकि ट्रंप सीज फायर की तारीख बढ़ा चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू, जो आमतौर पर सूट बूट में दिखते हैं, इस बार अलग अंदाज में नजर आए। काली जैकेट, उसके अंदर साफ दिखाई दी बुलेट प्रूफ वेस्ट। अब सवाल ये नहीं कि उन्होंने जैकेट क्यों पहनी, सवाल ये है उनका मिशन क्या है, उनका अगला टारगेट कौन है, वो कब तक युद्ध लड़ना चाहते हैं। והיום נאלצנו לצאת יחד עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית נגד מדינת הטרור בה"א הידיעה שאכן מאיימת על העולם כולו וכבר תקפה מדינות רבות, תקפה את האזרחים שלהם. नेतन्याहू जंग करने पर आमादा हैं, लेकिन ट्रंप युद्ध में पॉज चाहते हैं।
उन्होंने ईरान के साथ डील करने के लिए सीज फायर तक की तारीख बढ़ा दी है। ऐसे में ट्रंप के सीज फायर वाले दावे के बाद हॉर्मुज में तनाव भी चरम पर है। ईरान की नौसेना ने नाकेबंदी पार करने वाले 3 जहाजों पर हमला कर दिया, जबकि इजराइल से संबंध रखने वाले 2 जहाजों को जब्त कर लिया। IRGC ने इन जहाजों पर नियमों का पालन न करने का आरोप लगाया और बयान जारी किया। ये जहाज बिना अनुमति के काम कर रहे थे, नेविगेशन सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाल रहे थे। 2 فروند کشتی متخلف به نامهای MSC فرانچسکا متعلق به رژیم صهیونیستی इजराइल पहले ही कई फ्रंट पर उलझा हुआ है। गाजा में अभी तक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ। लेबनान में हिजबुल्लाह वक्त के साथ जोरदार पलटवार कर रहा है। ट्रंप हॉर्मुज में उलझे हुए हैं, लेकिन नेतन्याहू सीधे तेहरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इजराइल में उनके ही खिलाफ उनके ही देश में मोर्चा खुला हुआ है। इजरायली सेना के पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ डैन हॉलुट्स ने नेतन्याहू पर ही सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इजराइल को हाईजैक कर लिया है, सरकार के रिसोर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं और ईरान के खिलाफ युद्ध में नाकाम रहे हैं। डैन हॉलुट्स का यह बयान बताता है कि नेतन्याहू के खिलाफ सिस्टम के अंदर से ही बगावत की आग जलनी शुरू हो चुकी है। इजराइल की राजनीति पहले ही सड़कों पर बटी हुई है। एक तरफ नेतन्याहू समर्थक, दूसरी तरफ युद्ध से थकी जनता। तेल अवीव की सड़कों पर प्रदर्शन करने वाले परिवार पूछ रहे हैं, ये जंग कब खत्म होगी? क्या इजराइल में पैदा होने वाला हर बच्चा सिर्फ युद्ध करेगा? और इजराइल के अंदर से उठते इन सवालों में नेतन्याहू खुद घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। את הנחישות שלנו להגן על עצמנו, להגן לא רק על עצמנו, להגן על האנושות. और इजराइल इस समय एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है, जिससे उसकी वॉर मशीन पर भारी दबाव बन चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से गाजा युद्ध शुरू हुआ, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी मोर्चा खोल दिया और हूती ने रेड सी में जहाजों को निशाना बना दिया। अब सवाल है कि क्या इजराइल अपनी ताकत से ज्यादा युद्ध लड़ रहा है, और अगर ऐसा है तो इसका अंजाम क्या होगा? युद्ध के 3 मोर्चों पर घिरे इजराइल के लिए ये युद्ध अब गले की फांस बन गए हैं। ये सिर्फ जंग नहीं, ये ओवरलोडेड वॉर मशीन है। इतिहास गवाह है, जो देश एक साथ कई मोर्चों पर लड़ता है वो या तो सुपर पावर बनता है या फिर टूट जाता है। सवाल है, क्या इजराइल अपनी ताकत से ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने बड़ा अटैक किया। गाजा वॉर शुरू हुई। इसके बाद मल्टी फ्रंट वॉर की शुरुआत हो गई। 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे। इजराइल के नॉर्दर्न फ्रंट पर जंग शुरू हो गई। अक्टूबर नवंबर 2023 और फिर मार्च 2026 में हूती ने रेड सी में शिप को टारगेट किया। यहां भी एक मोर्चा खुल गया। सितंबर 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। पेजर ब्लास्ट हुए, हसन नसरल्लाह पर टारगेट अटैक किए। जून 2025 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग शुरू हुई। 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर के ईरान पर हमला कर दिया। इसके बाद जंग कई मोर्चों पर खुल चुकी है। ईरान और लेबनान के मोर्चों पर कागजों में सीज फायर है, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध की आग बढ़ती जा रही है। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तो कभी जंग खत्म ही नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल अब ये कि अगला हमला सीधे तेहरान पर होगा। अगर अमेरिका और इजराइल ने तेहरान पर हमला कर दिया तो ये सिर्फ हमला नहीं होगा, बल्कि ये होगा युद्ध का विस्फोट, क्योंकि ईरान फिर चुप नहीं बैठेगा। اونجا به هیئت آمریکایی گفتم تو این مرزیم، اگر جلوتر بیاد قطعا میزنیم. 15 دقیقه فقط از ما وقت خواستن. گفتم آقا حالا 15 دقیقه وقت بدیم، ما دستور میدیم که برگردن و دستور. ये जंग एक बार फिर पूरे मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगी। तेल ठिकानों पर फिर हमले होंगे। तेल की सप्लाई ठप हो सकती है।
दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। तो क्या नेतन्याहू ये सब जानते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं? क्या इस बार दुनिया को बड़ा आर्थिक झटका लगने वाला है? लेकिन क्या ईरान को हराना इतना आसान है? ईरान की असल ताकत आखिर क्या है? तेहरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा, उसके पास है बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन नेटवर्क और पूरे मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप। और सबसे बड़ी बात, ईरान ने कई बार दिखाया है कि वो सीधे हमला करने से पीछे नहीं हटता। क्या इस बार टकराव सीधा और खुला होगा? इजराइल की ताकत उसकी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री है, लेकिन लंबी जंग उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिजर्व फोर्स पर दबाव बढ़ता जा रहा है, आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। देश के अंदर से सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं। कोई भी देश लगातार मल्टी फ्रंट वॉर लंबे समय तक नहीं लड़ सकता। क्या यही इजराइल की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रही है? तेहरान भी तैयार है, हॉर्मुज़ सुलग रहा है, लेबनान जल रहा है और नेतन्याहू बुलेट प्रूफ आउटफिट में घूम रहे हैं। सवाल अब और भी खतरनाक हो गया है। क्या यह सिर्फ एक और जंग है या वो आग है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है?